पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा देंगे। 71,000 युवाओं को नौकरियों का नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ कोर्स में मिलेगा ट्रेनिंग का मौका। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। नूरी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज। नूरी ने प्रयागराज पुलिस पर लगाया था आरोप। आज बस्तर दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगी शामिल। 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य। सावरकर के परपोते सातेकी ने किया राहुल गांधी पर मानहानि का केस। पुणे में दर्ज कराई शिकायत। राहुल के लंदन वाले बयान पर दर्ज कराई शिकायत। सांसद स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। आज निजी विद्यालयों के वार्षिक उत्सव में होंगी शामिल। अपने आवास पर होने वाली श्री राम कथा में रहेंगी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पहुंची। इससे पहले यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते चित्रकूट पहुंची थी। अतीक अहमद के काफिले को चित्रकूट पुलिस ने एस्कॉर्ट कर अपनी सरहद से प्रयागराज की सरहद तक छोड़ा। चित्रकूट के खोए रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे फाटक बंद होने की वजह से अतीक अहमद को ले जा रहा पुलिस का काफिला रुक गया। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक के भाई अशरफ को लेने प्रयागराज पुलिस की टीम बरेली जेल पहुंची है, जहां पर आरोपी को लेकर टीम प्रयागराज के लिए निकली। लेकिन रायबरेली पहुंचकर पुलिस को इस दौरान उसकी जो वैन थी वो खराब हो गई। वैन को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। तो देखिए, बीते दिन की अगर बात करें तो साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया गया था, लेकिन इस दौरान अशरफ को लेने भी गाड़ी पहुंची है। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद का जो काफिला था वो निकला था, उस दौरान जो पुलिस की वैन थी वो खराब हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे धक्का देकर स्टार्ट किया। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर माफिया अतीक की बहन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आयशा नूरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। नूरी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका विचार करने के लायक नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। नूरी ने प्रयागराज पुलिस पर लगाया था आरोप। बेटी और भाई की पत्नी को बंधक बनाने का यह आरोप लगा था। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां पर माफिया अतीक की बहन को बड़ा झटका लगा है। आयशा नूरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। नूरी की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। नूरी ने प्रयागराज पुलिस पर आरोप लगाया। बेटी और भाई की पत्नी को बंधक बनाने का यह आरोप लगाया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से, माफिया अतीक की बहन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा झटका दिया है। नूरी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका दाखिल की गई थी, आखिरकार उसको अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रयागराज से इरफान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, बता दें कि अतीक की मुश्किलें अब लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले भी अतीक जो है प्रयागराज में जो है कोर्ट में पेशी हो चुकी है राजू पाल हत्याकांड में। अब जो है उमेश पाल हत्याकांड में इसकी पेशी होनी है कोर्ट में। तो इसको लेकर जो कोर्ट के बाहर जो पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये भी दे दूं कि पुलिस के द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई है। हालांकि पुलिस को रिमांड मिल सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अतीक और उसके परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अतीक अपने जो है गुनाहों से
तौबा कर रहा है और पुलिस के यूपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि योगी सरकार में पहली बार शायद किसी केस में जो है उसको सजा सुनाई गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं अतीक के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अब कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आता है अतीक को पेशी के बाद, ये सबसे अहम और देखने वाली बात होगी। जी पंकज। इरफान, लेकिन इससे पहले भी देखा गया था कि आयशा ने जो वो याचिका जो दायर की थी उस दौरान उसकी बेटी का भी जिक्र था, परिवार का भी जिक्र था। उसको लेकर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था, क्योंकि सरेंडर याचिका भी दायर की गई थी और उसको लेकर सुनवाई की भी अगर बात की जाए तो उसकी सुनवाई की भी तारीख सामने आई थी। इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। अब जो है वो बहुत लंबे दिनों से फरार चल रही हैं। उनका जो है यूपी पुलिस के द्वारा उनका इनाम जो है 50,000 राशि कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो शाइस्ता परवीन है वो भागती नजर आ रही है पुलिस के हथकंडे से, और जो उनकी दो भांजियां हैं वो भी कोर्ट में सरेंडर कर चुकी हैं अपने अधिवक्ता के वकील के द्वारा। हालांकि जो सबसे बड़ी बात ये भी पंकज बता दें कि ईडी के द्वारा कल से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और 1 करोड़ रुपए कैश, कुछ गहने भी बरामद हुए हैं। अतीक के जो अधिवक्ता थे और अतीक के जो करीबी थे उन पर जो है कानून का शिकंजा, जो ईडी का शिकंजा लगातार कसता चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अतीक का साम्राज्य जो है अब बड़ी मुश्किल में है। तो कहीं ना कहीं अतीक को अब झटका लगा है कि अब उसको लग रहा है, उसको इतना भय है यूपी पुलिस से। तो कहीं ना कहीं अब तक जो डर सता रहा था कल से ही कि कहीं ना कहीं गाड़ी ना पलट जाए, आम जनमानस में जो प्रतिक्रिया रही थी, लेकिन सही सलामत वो प्रयागराज आ पहुंचा है। कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है। इसके बाद अतीक की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ रही है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अतीक का जो भाई अशरफ है, कहीं ना कहीं उसका भी जो है अब पूरी साम्राज्य खत्म होने की उम्मीद पे है। लोग इस तरह देख रहे हैं इसको कि अतीक का एक जमाना था प्रयागराज में जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता था अतीक। तो कहीं ना कहीं अब जो है अतीक के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। अपने इलाके में, अपने ही एरिया में नजर बंद कर दिया गया है और वो खून की आंसू रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है पुलिस के सामने। बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अतीक का एक आतंक फैला हुआ था प्रयागराज में, अब उस पर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। राजस्थान में एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। यहां पर भरतपुर इलाके के बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर कुछ ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बवाल मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में उपद्रव मचाया, जिसके बाद में पुलिस जब रोकने पहुंची तो उन पर भी पथराव कर दिया गया। दरअसल नदबई में सरकार की ओर से एक चौराहे पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐलान किया गया था। जैसे ही मूर्ति लगाने का काम शुरू होने वाला था तो उस दौरान कुछ लोग रात में पहले ही चौराहे पर इकट्ठा हो गए और वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई। इसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया और आगजनी भी देखने को मिली। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आकांक्षा सुसाइड केस में समर के बाद अब संजय की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी में पुलिस ने घेरा तो किया सरेंडर। समर को आज 5 दिन की रिमांड में लेगी पुलिस। आकांक्षा दुबे की मां ने सीएम का जताया आभार। वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर आकांक्षा सुसाइड केस में समर के बाद अब संजय की गिरफ्तारी हुई है। वाराणसी में पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। समर को आज 5 दिन की रिमांड पर पुलिस लेगी। आकांक्षा दुबे की मां ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस दौरान धन्यवाद भी दिया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि वाराणसी में जिस तरीके से समर की गिरफ्तारी हुई थी गाजियाबाद से, उसके बाद अब एक और गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर आकांक्षा दुबे केस में समर के बाद अब संजय की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की चरणों में एक मां का प्रणाम करती हूँ, जो आपने मेरी रनिया के केस में जो लगाया, जो दूसरा आरोपी आज गिरफ्तार हो गया संजय सिंह, और बहुत बहुत आभार हूँ मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जो आरोपी हैं संदीप सिंह और अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, अनुराधा, ये लोग को भी जल्द से जल्द आप गिरफ्तारी करवाएंगे। मुझे आपके ऊपर बहुत बहुत विश्वास है। इसके लिए मैं अपनी रनिया का गुहार आपके पास लगाई, आपने मेरा गुहार सुना।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक तरफ देखा था कि गाजियाबाद से समर की गिरफ्तारी हुई थी, अब इस मामले में संजय की भी गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि संजय और समर दोनों ही मुख्य आरोपी हैं आकांक्षा दुबे मर्डर केस के, माफ करिएगा ये सुसाइड केस के, जिसको देखते हुए जो है समर सिंह की कल गिरफ्तारी गाजियाबाद से हो चुकी है और संजय सिंह की गिरफ्तारी कल एक गोइठा क्षेत्र पड़ता है वाराणसी में, वहां से पुलिस ने की। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है कोर्ट में सरेंडर करने की रणनीति बना रहा था, जिसको लेके किसी वकील से मिलने आया था। उसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार किया। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए इस दौरान जिस तरीके से आकांक्षा की मां ने भी बोला था पहले कि मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है, और आखिरकार अब उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी धन्यवाद दिया है। जी जी बिल्कुल, उनकी मां ने जो योगी को धन्यवाद दिया है, साथ ही जो और आरोपी इसमें बनाए गए हैं उनको गिरफ्तारी करने की मांग की है। उन्होंने योगी सरकार पर विश्वास जताते हुए ये कहा कि समर सिंह और संजय सिंह तो गिरफ्तार हो गए, अब जो मुख्य आरोपी इसमें और 2-3 बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जैसे श्रद्धा पांडे, इन लोगों का नाम भी इनमें जुड़ा हुआ है, उनको लेकर गिरफ्तारी की मांग की है उन्होंने। बिल्कुल प्रशांत, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे खबरों पर। तो देखिए जिस तरीके से वाराणसी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आकांक्षा मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता ओपी सिंह के होटल पर वीडियो की कार्रवाई हुई है। ओपी सिंह के होटल अद्रिका रेजिडेंस पर यह कार्रवाई की गई है और होटल का नक्शा पास न होने की वजह से कार्रवाई की गई है। वीडीए ने 31 मार्च को दिया था नोटिस और नोटिस के बाद कार्रवाई के लिए होटल पहुंची थी वीडीए की टीम। होटल संचालक की ओर से वीडीए से मांगा गया था समय। वाराणसी से मेयर पद के दावेदार हैं ओपी सिंह। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में सुद्दीपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं प्रशांत, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि जो ओपी सिंह है, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष भी थे सपा के, जिनको उम्मीद है कि इस बार मेयर पद के सीट के लिए दावेदार बनाया जाए सपा से, उनके एक होटल पे कार्रवाई की है वीडियो ने। वीडियो का कहना यह है कि इन्होंने अपना समन शुल्क नहीं जमा किया था और इनको 31 तारीख तक नोटिस भी दिया गया था। इस नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद इनके होटल को सील किया गया, साथ ही जितने भी उसमें मेहमान आए हुए थे होटल में उनको निकाला गया। लेकिन प्रशांत, बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नक्शा पास नहीं था और उसके बाद अब इतने समय के बाद ये कार्रवाई की जा रही, इससे पहले क्या प्रशासन को इस मामले को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि बीडीए ने इनको नोटिस देकर इस बात को आगाह किया था कि आपका नक्शा पास नहीं है, साथ ही साथ आपने समन शुल्क नहीं किया, आप 31 तारीख तक ये दोनों चीजें करिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। 31 तारीख के बाद ही बीडीए ने इस पे कार्रवाई की है। बीडीए का हवाला ये दे रही है। वहीं ओपी सिंह का कहना है कि ये जो राजनीति के तहत ऐसी कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर बात करें प्रशांत, इस दौरान चुनाव भी है और मेयर भी है वो इस समय पर, तो आखिरकार क्या इसको लेकर उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है तो ये बयान जरूर निकलकर सामने आता है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पंकज, अभी वो मेयर नहीं है, सपा से मेयर के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है वाराणसी में। मेयर अभी नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो भी कार्रवाई है वो राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है विरोधियों द्वारा। हालांकि बीडीए और सरकार का कहना है कि ये नॉर्मल कार्रवाई जो होती है बीडीए की, उसके द्वारा किया गया। इनको नोटिस देके आगाह किया गया, साथ ही जो है इन्होंने नक्शा भी नहीं पास कराया, जिसको लेके इन पे कार्रवाई हुई है। वहीं विरोधियों का कहना है कि इसके राजनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि हम विपक्षी पार्टी के हैं, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्य में निकाय चुनाव के लिए अपने 8 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा चिट्ठी जारी कर ये जानकारी दी गई है। पार्टी ने लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या सहित 8 सीटों पर मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पार्टी द्वारा जारी सूची में लखनऊ से वंदना मिश्रा और गोरखपुर से काजल निषाद, इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव, झांसी से रघुवीर चौधरी, मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा और अयोध्या से आशीष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी नेताओं और स्थानीय विधायकों से मेयर प्रत्याशी को लेकर दिन भर मंथन किया था और उसके बाद देर रात प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार राज्य में 2 चरणों में स्थानीय चुनाव हो रहा है। ऐसे में पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 मंडलों में 4 मई को मतदान
होगा। जबकि दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित 9 मंडलों में 11 मई को मतदान होगा। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आज से शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जिला बहराइच में निकाय चुनाव की रणनीति तय करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर प्रभारी मंत्री ने लगातार कई घंटों की मैराथन बैठक की और निकायवार प्रत्याशियों के चयन को लेकर जनप्रतिनिधियों और साथ ही में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरह से रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास में रावण राज को खत्म किया था, उसी तरह से बहराइच में भी नगर पालिका परिषद में बीजेपी का वनवास खत्म होगा और बीजेपी बहराइच जिले की 2 नगर पालिका और साथ ही 6 नगर पंचायत की सभी सीटें जीतेगी। तो वही लखनऊ से मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, आखिरकार समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं तो क्या कुछ खास रणनीति चुनाव जीतने को लेकर बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल पूनम, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कल देर रात समाजवादी पार्टी ने मेयर के 8 टिकट जो है वो घोषित कर दिए। लखनऊ से वंदना मिश्रा सपा प्रत्याशी बनाई गई और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जितने प्रत्याशी बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं इससे साफ दिखता है समाजवादी पार्टी की सीधी रणनीति ये है कि किसी भी मोर्चे पर वो फेल ना रहे पूरे चुनाव में। तो इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया उसमें भी इस मामले को पूरी तरीके से उसका ध्यान दिया गया है कि जो जातीय समीकरण है उनका भी पूरा ध्यान दिया जाए, किसके कितने प्रतिशत हैं और कौन, और युवाओं को भी मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं काफी आने वाला जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, बीजेपी देखिए आज जो सूत्र बता रहे हैं आज या कल अपने टिकट फाइनल कर सकती है कुछ जगह पर जहां पर पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं। तो पूनम ये काफी महत्वपूर्ण है। अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से 6 महीने से समाजवादी पार्टी काफी सदन से लेकर सड़क तक लगातार सरकार को घेर रही है। सिद्धार्थ, अगर इस दौरान बात की जाए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने जो प्रत्याशी है उनका ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन अगर बात बीजेपी की करूं तो इस दौरान क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की भी? देखिए बीजेपी पूरी तरीके से हर चीज का ध्यान रखकर टिकट जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन्हीं के ऊपर दांव लगाएगी, ये एकदम साफ शब्दों में बता दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, साफ शब्दों में इन सब चीजों को बता दिया गया। और एक चीज सबसे यानी कि सिद्धार्थ देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर चीन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दौरे के दौरान शाह ने जहां चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन ले सकता है तो वो लेकर दिखाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। वहीं शाह की हुंकार से विपक्ष की बोलती बंद हो चुकी है। अब मोदी सरकार ने लेह श्रीनगर में G20 बैठक का ऐलान कर चीन पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी हैरान परेशान कर दिया है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। 21 अक्टूबर 1962 की रात अरुणाचल प्रदेश का किबीथू गांव, भारतीय चौकियों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलीबारी करने लगे। किबीथू में भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी। उसने चीन की गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान चीन के 60 से 70 सैनिक मारे गए, वहीं 4 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। सेना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके बाद 6 कुमाऊं रेजिमेंट को वालिंग में पहुंचने का आदेश मिला। हालांकि 1962 का युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना किबीथू से वापस चली गई थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इसी किबीथू गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत की। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन सीमा यानी कि LAC से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 86 ब्लॉक में 2967 गांवों को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गांवों को डेवलप किया जाएगा। इनमें से अकेले 455 अरुणाचल प्रदेश में हैं। इन गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गांवों से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें भी वापस लाना है। यह प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है, लेकिन यह पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है। वहीं चीन ने भी भारत सीमा से सटे इलाकों में 680 गांव बसाए हैं, जहां चीन के उन लोगों को बसाना है जो तिब्बत और भारतीय लोगों से मुकाबला कर सकें। चीन की इस रणनीति को देखते हुए भारत भी वाइब्रेंट विलेजेस योजना चला रहा है। एक जमाना था, 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और समय समय पर इस पर अपना दावा भी जताता रहता है, जिसके तहत उसने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के स्थान के नाम बदलकर उसके नाम चाइना भाषा में रख दिए। चीन के आरोपों पर मोदी सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी कल्पना भी इससे पहले किसी ने नहीं की थी। मोदी सरकार का यह कदम कितना अहम और सख्त है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद कोई भी केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके में नहीं गया, पर ये मोदी सरकार के साहस और मजबूत इरादों का ही परिणाम है कि मोदी सरकार ने चीन के विरोध को खारिज करते हुए सख्त कदम उठाया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके में भेजा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस राशि में से 2500 करोड़ रुपए खास तौर पर सड़कें बनाने के लिए रखा गया है। अमित शाह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए शाह ने कहा कि वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई सुई की नोक के बराबर भी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। मोदी सरकार ने मजबूत विदेश नीति अपनाते हुए चीन के विरोध को खारिज करते हुए 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की बैठक का आयोजन किया था। हालांकि विरोध स्वरूप चीन ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। चीन ने मोदी सरकार के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे चीन की संप्रभुता
का उल्लंघन बताया था, पर भारत ने इसकी परवाह नहीं की। विपक्षी दल लंबे समय से भारत की जमीन पर चीन के अतिक्रमण का आरोप लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से देशवासियों में मन में कई सवाल पैदा होने लगे थे। विपक्ष के आरोपों का उत्तर देने और देशवासियों के मन की शंकाओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश के किवीथू गांव भेजा ही नहीं, बल्कि अमित शाह ने रात किवीथू गांव में ही गुजारी। अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह साहसिक और दूरगामी कदम उठाते हुए अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश भेजा, उसका साफ संदेश चीन, पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी देना था, क्योंकि विपक्ष चीन को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरता रहता है और चीन का नाम न लेने पर मोदी सरकार पर सवाल उठाता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी ने जो कर दिखाया है उससे विपक्ष की बोलती फिलहाल बंद है। वहीं अब मोदी सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए अब भारत G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। ये बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित की जाएगी। बैठक को लेह और श्रीनगर में आयोजित करने की घोषणा से एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। दोनों का आरोप है कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है। ये भारत के उकसावे वाली कार्रवाई है। भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं और पिछली बार की तरह उम्मीद है कि दोनों देश G20 की बैठक का बहिष्कार कर दे। तो वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं भारत के इस कदम से देश के साथ साथ दुनिया भर की भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए विवेक सिन्हा। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।